देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS20 यानी अर्निंग पर शेयर EPS जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। मेन हम लोग का टॉपिक यही है कि एक शेयर पे शेयर होल्डर को अर्निंग कितना होगा वो कैलकुलेट करना, और उसके लिए जो एस बना है यानी जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना। ठीक है, तो मेन इस एस का ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो मेन इस एस का जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ ऐसा था कि हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है और प्रेजेंट करना है किसको, ईपीएस को। मतलब ईपीएस को कैलकुलेट करना है कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, फिर उसको प्रेजेंट करना है। यही चीज हमें ये सिखाएगा AS20। फिर इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोग इंटरफर्म और इंट्राफर्म जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और किसके लिए मैंडेटरी है, सभी कंपनीज के लिए है। डिस्क्लोजर फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो एसएमसीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर हम लोग ने कुछ डेफिनेशन पढ़ा था, लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, इक्विटी शेयर मतलब जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, सॉरी अदर देन प्रेफरेंस शेयर होता है, मतलब वही जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसके अलावा बाकी सारे शेयर्स इक्विटी शेयर से। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब जिसका जो है डिविडेंड का राइट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का राइट सबसे पहले होता है, वो प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट के बदले हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी रेज करेगा उसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल एसेट का मतलब हो गया जब हमारे लिए केस फेवरेबल होगा। ठीक है, मतलब हमें कैश मिलेगा या कैश मिलने का राइट जनरेट होगा, या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या है जिसमें हमारा एक्सचेंज जो होगा, ठीक है, ऐसा एक्सचेंज होगा जिसमें हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे लिए एसेट। और लाइबिलिटी क्या था, जस्ट उसका ऑपोजिट, ऑब्लिगेशन जब जनरेट होता है तब लाइबिलिटी होगा, या अनफेवरेबल सिचुएशन एक्सचेंज के केस में जब जनरेट होगा। पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या था, जो इक्विटी शेयर नहीं है लेकिन फ्यूचर में इक्विटी शेयर हो सकता है, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, शेयर वारंट ये भी मैंने समझाया था। फिर था ऑप्शंस, जैसे कि ईशॉप, अगर कंपनी नहीं चाहती है कि उनके एम्प्लॉय जो है बार बार काम छोड़ के दूसरे कहीं जगह चले जाए, तो कंपनी उन्हें क्या करती है, कंडीशन के बदले शेयर देने का बात करती है कि आप अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल 2 साल जो भी कंडीशन होगा अगर कंटिन्यूअसली काम करते हैं तो आपको ये शेयर्स इतने कम में मिल जाएगा। अब उनके लिए वो ऑप्शंस होता है, कंपल्सन नहीं कि लेना ही पड़ेगा, अगर वो चाहे तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा, इनको कम कंसेशनल या भी बहुत ही कम रेट में जो है शेयर्स मिल जाएगा। फिर था कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अगर हम लोग लोन वगैरह ले रहे हैं और सिक्योरिटी के तौर पे शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, बैंक को, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि बैंक शेयर होल्डर हो जाएगा। अगर हम लोग जो लोन का कंडीशन है वो अगर हम लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं, अगर हम लोग लोन का जो कंडीशन है फुलफिल नहीं कर पा रहे, ईएमआई वगैरह नहीं भर रहे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया जो शेयर्स है वो हम लोग का, मतलब शेयर्स का अधिकार जो है वो बैंक के पास आ जाएगा। उसके पहले वो शेयर्स जस्ट इशू कर रखे गए थे, बट शेयर्स होल्डर का अधिकार बैंक के पास नहीं होता है। अगर हम लोग डिफॉल्टर हो जाएंगे तभी होगा। जैसे मैंने बोला था कि अगर तुम लोगों ने पढ़ा है 12 में कि कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे जो है डिवेंचर इशू करती है कंपनी, ऐसा था। फिर हम लोगों ने बेसिक ईपीएस मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, उसका फॉर्मूला लिखा। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब देखो ईपीएस कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग कितना है यानी प्रॉफिट। ये देखो स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पर वही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगा वही तो हमें AS20 बताता है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अर्निंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड इंक्लूडिंग इट्स टैक्स, माइनस करने के बाद मिल जाएगा हमें जो है अर्निंग एट्रीब्यूट, मतलब न्यूमरेटर का आंसर मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर कैसे मिलेगा, ओपनिंग अगर कोई शेयर्स का बैलेंस है प्लस शेयर इशू, टाइम बेसिस पे, बोनस पे कोई टाइम नहीं लगता है, शेयर बाईबैक पे भी टाइम लगेगा। टाइम का मतलब ये हो जाता है कि कब ये शेयर्स इशू हुए थे और ड्यूरिंग द ईयर ये शेयर्स कब तक, मतलब किसी एक साल में ये शेयर्स कब इशू हुआ था, और ईयर एंड तक का जो पीरियड है वो होता है टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ था मैंने डिस्क्लेमर, ठीक है, वो दिखाएंगे, रेफर एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एग्जांपल्स हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, दिखाएंगे क्या दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ डाइल्यूटेड ईपीएस था, ये आज सीखेंगे। ठीक है, रीस्टेटमेंट ये भी आज सीखेंगे। प्रेजेंटेशंस तो मैंने बताया था कैसे प्रेजेंटेशंस करना पड़ता है, बीईपीएस डीईपीएस ये सभी का प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फेस में करना पड़ता है। ठीक है, फिर डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ता है ये डिटेल्स था। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किया था, और हम लोग के यहाँ से जो मैथ से
करते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चंस किया था जिसमें मैंने इलास्ट्रेशन 2 तुम लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो एक बार इलास्ट्रेशन 2 कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट आज का जो है टॉपिक उसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इसी का आगे का टॉपिक। तो इलास्ट्रेशन 2 में देखो क्या बोला था, 1 जैन को बैलेंस एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1800, 10 रुपीज, यहाँ पर फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू 10, 31 अक्टूबर इशू ऑफ शेयर्स जो है 600, फेस वैल्यू 10 और पेड अप वैल्यू 5 है, ठीक है। कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो क्या तुम लोगों ने किया था? अगर किया था तो आंसर बताओ। यस मैम, किया था। आंसर है 1850 शेयर्स। 1850 शेयर्स, अच्छा ठीक है, सही हुआ है। 1850, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर, मैम हाँ मैम पहले ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके बाद फिर ऐड इशू ऑफ शेयर होगा। हाँ, और टाइम बेसिस पे होगा, है ना, इशू ऑफ शेयर्स जो है वो यस टाइम मैम, बेसिस इशू ऑफ पे। शेयर टाइम बेसिस। हाँ, यस। ओपनिंग पे तो कुछ नहीं होता है क्योंकि वो कब इशू हुआ है, ईयर एंड, तो वो तो पहले से ही है, इसलिए उस पर टाइम बेसिस नहीं था। तो ये देखो हम लोगों ने किया हुआ था ओपनिंग, ओपनिंग में यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1 जैन का 1800, 1 जैन का ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ, ईयर नहीं दिया हुआ है। 1800 और 31 अक्टूबर, 1800 और प्लस इशू, ये हो जाएगा 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर का मतलब अब ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग अगर 1 जैन है तो कैलेंडर ईयर होगा, तो इसका मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स, ठीक है, तो 2/12 हो जाना चाहिए। और वैल्यू कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू 600, तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, नहीं 100 होगा तो नहीं मैम, वो पेड अप वैल्यू वहाँ पे 5 है ना, तो 600 इंटू वो 5 अच्छा, इंटू 2/12 हाँ होगा। हाँ, पेड अप वैल्यू अलग है, मतलब सेम क्लास ऑफ तो है, बट हमें इसको क्या करना है, ऐसे केसेस में हमें वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये देखो इसमें हम लोगों ने ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया हुआ है, तो फिर इसमें इंटू इंटू करना पड़ेगा। अच्छा, इसका पेड अप वैल्यू अलग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1800 इंटू 10, और ये वाला पेड अप था 5, हाँ, तो इसमें हो जाएगा इंटू 5। अच्छा, तो ये कितना आएगा, मैम 500। 500, तो 18,500, 18,500। अब नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो हम लोग का रुपीज में निकला, ये देखो ये रुपीज में निकलेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इक्वल टू 18,500 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ता है, फेस वैल्यू 1850, ठीक है, 1850 हो जाए, ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे राइट शेयर से, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा राइट शेयर्स, तो लिखो, राइट शेयर्स में क्या होता है, देखो राइट शेयर्स जो है उसमें कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट्स का मतलब अधिकार होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या इशू कर सकती है, राइट इशू कर सकती है। राइट इशू करने का मतलब ये हो गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर मिलेगा लेकिन मार्केट से कम प्राइस में, ठीक है, जैसे ईशॉप था वैसे ही होता है, मार्केट से कम प्राइस में जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो है राइट शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मान लो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करेगी, ऑफर करेगी, ठीक है,
शेयर कंसेशनल रेट में, मतलब क्या बोले, सस्ते में कंसेशनल कर देते हैं, कंसेशनल रेट पे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कंपनी का एक शेयर जो है वो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है सपोज 100, ठीक है। तो कंपनी इसी शेयर्स को अपने इन शेयर होल्डर्स को कितने में ऑफर करेगी, ऑफर प्राइस जो है, ऑफर प्राइस जो है वो 100 से कम रखेगी। अब कितना रखना है, कुछ भी रख लो, 90 रख लिया मैंने, या फिर और कम कर लो थोड़ा, चलो 80 रख लिया, ठीक है। तो मान लो ऐसे कम में ऑफर कर रही है, ठीक है। तो ये जो कम में ऑफर कर रही है इसको हम लोग ऑफर प्राइस, इसको बोल सकते हैं, ये प्राइस का और एक नाम भी होता है राइट प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे राइट प्राइस। अब ये भी ऑप्शनल है, मतलब ले भी सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, नहीं भी ले सकता है, उसका मर्जी है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही करेगी, ठीक है। क्यों करती है, क्योंकि वही एग्जिस्टिंग, जैसे वहां पर क्या था, इंप्लॉय को रखना था, यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करती है, वहां पर इंप्लॉय को करती है, ईशॉप जो मैंने बताया था, यहाँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करती है। इसीलिए क्योंकि इन्होंने हमारे कंपनी में पहले पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तभी ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। तो अगर हम लोग फिर से शेयर इशू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इनको ऑफर करना पड़ेगा, ताकि इनका जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग वो कभी चेंज ना हो, ठीक है। इस वजह से करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी का, ठीक है, 100 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, 100 नंबर ऑफ शेयर्स है, हम थोड़ा सा छोटा सा समझा देते हैं। अब ये इनके मान लो ये दो ही शेयर होल्डर है, ठीक है, इसके पास 50 शेयर्स है, इसके पास 50 शेयर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 शेयर्स हो गया। तो दोनों के पास अगर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखा जाए तो कितना है, 50-50% है, ठीक है ना, 50-50% हो गया। अब कंपनी मान लो फर्दर इशू करना चाहती है, ये फर्स्ट टाइम जब की थी आईपीओ, अब मान लो फर्दर इशू करना चाहती है, फर्दर पब्लिक ऑफर करना चाहती है। अब कंपनी क्या करिए, इनको ऑफर नहीं करके मतलब पब्लिक को ऑफर करिए, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो इनको नहीं करने से इनका लॉस क्या है, देखो मान लो कंपनी ने फिर से 100 शेयर इशू कर दिया, फर्दर पब्लिक ऑफर कितना किया, 100 शेयर्स, ठीक है। अब मान लो ये 100 शेयर सब्सक्राइब भी हो गया, मुझे अब बता सकते हो कि फर्दर पब्लिक ऑफर के बाद कंपनी का अभी कितना शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं समझ में आया मेरा बात, कंपनी के पास पहले ये कंडीशन था, दो शेयर होल्डर और कंपनी का टोटल 100 शेयर था, एक के पास 50, एक के पास 50। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने फिर से 100 शेयर इशू कर दिया, तो अभी कंपनी के पास कितना शेयर्स है, मतलब बैलेंस मैम शीट टू में। हंड्रेड हाँ, वही पूछ रहे, बैलेंस शीट में अभी कितना शेयर्स दिखाएगी, 200 शेयर्स दिखाएगी, ठीक है। तो मुझे अब बता सकते हो कि ये, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो ए और बी है, गुड मॉर्निंग सर, ए और बी जो है, ए और बी जो है, इसमें से ए का होल्डिंग अब कितना होगा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 50%। 50% रहेगा। ए के पास अभी कितना शेयर्स है, बोलो, ए के पास कितना शेयर्स है, ड्रॉ में ही तो लिखा रहा हूँ। मेरा स्टोरी नहीं समझ में आया, स्टोरी ये है कि कंपनी के पास 100 शेयर्स है, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दो ही शेयर होल्डर बनाए, एक ए और एक बी, एक के पास 50 था, एक के पास 50 था। अब इनको नहीं दे रही है, किसको इशू कर रही है, पब्लिक को, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी ने इनको कोई ऑफर नहीं किया शेयर्स का, ठीक है। अब ऐसे समझो कि कंपनी ने इनको कोई ऑफर नहीं किया, अब कंपनी ने फर्दर पब्लिक ऑफर कर दिया, कंपनी का टोटल 200 शेयर्स बन चुका है, मतलब इशू करके कंपनी का 200 शेयर्स हो चुका है। अब उसमें ए के पास कितना पड़ा हुआ है, अभी भी नहीं समझा पाए। मैंने तो बोला कि ए बी को कोई शेयर ऑफर नहीं किया है, तो ए बी के पास कितना शेयर पड़ा हुआ है, मैम 25%। 0। 50 पड़ा हुआ है, 50, जितना था उतना, कुछ ना एडिशन ना कुछ डिलीशन। अब देखो कितना होगा, 25%, सही है, ठीक है। तो 25% होल्डिंग, इनका होल्डिंग गिर गया ना, इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गिर गया, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, लॉ बोल रहा है, एक्चुअली कंपनी लॉ बोलता है कि इस तरीके से इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग नहीं कम हो सकता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी को सबसे पहले कंपनी
का जो भी आज कंडीशन है वो बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा जो है कि हाथ है, ठीक है। मतलब इन्होंने रिस्क लिया, कंपनी का शेयर खरीदा, तब आज कंपनी इस जगह पे। तो इनको, इनके होल्डिंग को कम करने का अधिकार कंपनी को नहीं है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी जब भी फर्दर पब्लिक ऑफर करेगी, कंपनी को अपने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा। क्या, राइट शेयर बोलते हैं उसे, कि पहले उनको ऑफर करना पड़ेगा, और मार्केट में वो शेयर जितने में भी लिस्टेड होगा उससे कम में ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है राइट शेयर। तो यहाँ पर ये इतना कंसेप्ट तो जरूरत नहीं, हमें बस इतना पता होने से चलता है कि राइट शेयर जो है वो कंसेशनल रेट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है। बट मैंने लॉजिक बताया, ये एक्चुअली लॉ है। लॉ बोल रहा है कि भाई आप ऐसे जो है फर्दर पब्लिक ऑफर करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के होल्डिंग को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको उनको भी ऑफर करना पड़ेगा, और वो भी कम में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब अगर ये नहीं लेंगे तो इनका होल्डिंग गिर जाएगा, वो अलग बात है। मान लो ए ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ऑप्शनल है ना, तो फिर अगर उसके वजह से ए का जो है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अगर कम हो गया, तो उसमें कंपनी का कोई गलती नहीं, कंपनी ने अपना काम किया। अब शेयर होल्डर को लेना है नहीं लेना है वो तो उसका चॉइस है ना, ठीक है। तो वो होता है। तो सस्ते में प्राइस, सस्ते में जो है शेयर को ऑफर करना पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट शेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो राइट इशू होने के बाद क्या इंपैक्ट आता है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर हुआ है, ये राइट इशू का डेट है सपोज, ठीक है। राइट इशू हो गया। अच्छा, अब राइट इशू होने के पहले मार्केट प्राइस होगा शेयर का कुछ एक, ठीक है। और राइट इशू होने के बाद मार्केट प्राइस होगा। मान लो राइट इशू होने के पहले ये देखो मैंने कितना लिखा था, मार्केट प्राइस 100 रुपीज, ठीक है। अब राइट इशू होने के बाद मार्केट प्राइस कितना होगा, राइट इशू होने के बाद मार्केट प्राइस हो जाएगा ऑलवेज कम हो जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑलवेज जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एवरेज हो जाता है इस वजह से, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हो गया हम लोग का ये मार्केट प्राइस मान लो हम लोग का हो गया, यहाँ पर कितना करें, कम करना पड़ेगा तो कितना करेंगे, ये मान लो मैंने कर दिया 90, ठीक है। ये मैंने 90 कर दिया, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये जो प्राइस है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्राइस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। ये सब ये मतलब समझना पड़ेगा, ये सब हमें चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, एक्स राइट प्राइस। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कम राइट प्राइस। फाउंडेशन में ये राइट शेयर्स का चैप्टर होता है, वहां पर हम लोग ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर मैंने जो बताया ये चीज डिटेल्स में वहां करते हैं। ये कम राइट एक्स राइट वहां भी सिखाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वहां भी होता है। तो कम राइट एक्स राइट कैलकुलेट कर, पहले इंटर में था बट वो अभी हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो अभी फाउंडेशन में दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस एएस में हम लोग वही वाला चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मार्केट प्राइस एक्स राइट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बताते हैं। देखो एक्स राइट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर स्टेप 1, मार्केट प्राइस एक्स राइट प्राइस। इसका बड़ा सा फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो थोड़ा जगह चाहिए उस हिसाब से लिखो। नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इनटू मार्केट प्राइस कम राइट, ठीक है। बेसिकली कम राइट का मतलब बिफोर राइट इशू, एक्स राइट का मतलब आफ्टर राइट इशू, ठीक है। इसे मार्केट प्राइस कम राइट प्राइस को मार्केट प्राइस कम राइट, और एक्स राइट को मार्केट प्राइस एक्स राइट, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, नाम है। अच्छा, अब यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस। अब राइट प्राइस का मतलब क्या था, कंपनी जितने प्राइस में ऑफर करती है उसको बोला जाता है राइट प्राइस, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है। डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, ठीक है। ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला देख के घबराओ मत, ठीक है, अभी हम सिखा देंगे कैसे करके ये फॉर्मूला जो है हमें करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टेप 2 यहाँ पर।
कैलकुलेट, इसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा पेड पार्ट। अभी जो लिख रहे हैं लिखते जाओ, ठीक है, समझ जाओगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ हम समझा देंगे। राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट, एक्स राइट मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस एक्स राइट, ठीक है, जैसे भी लिखो एक ही बात है। और बोनस पार्ट राइट शेयर्स माइनस पेड पार्ट। बोनस पार्ट जब आएगा तो यहां पर लिखो रीस्टेटमेंट ऑफ ईपीएस इज टू बी, सॉरी इज टू डन, ठीक है, इज टू डन। अब देखो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, एक बार रीस्टेटमेंट का पॉइंट तुम लोग देखो। रीस्टेटमेंट का पॉइंट मतलब लास्ट क्लास में जब मैंने रीस्टेटमेंट वाला पॉइंट लिखवाया था वो कितना नंबर पॉइंट था वो देखना है। रीस्टेटमेंट मैंने 1 2 3 करके लिखवाया था ना, तो रीस्टेटमेंट वाला पॉइंट कितना नंबर है, 11th नंबर पॉइंट है, ठीक है, मेरा 11th नंबर यहाँ पर लिखेंगे 11, यहाँ पर 11। ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप 3, कैलकुलेट ईपीएस एज यूजुअल with paid part on time basis and bonus part with no time basis। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, अगर देखोगे तो ये पेड पार्ट तो नहीं किया था, बट बोनस जो है, बोनस शेयर्स जब आ रहा था तब हम लोगों को टाइम बेसिस नहीं लगाना था। ये देखो बोनस में कोई टाइम नहीं लग रहा था। और लास्ट दिन भी जब मैंने क्वेश्चन करवाया था और उसके लिए जो स्ट्रक्चर मतलब जो फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तब मैंने वहां पर लिखवाया था, ये देखो बोनस में नो टाइम बेसिस होता है, अभी भी वही लिखवाया, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आता है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उसमें हम लोग का बोनस पार्ट नो टाइम बेसिस ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या सीखेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अब हम लोग ये जो स्टेप 3 स्टेप्स लिखे हैं ना राइट शेयर्स पे, ठीक है, वो स्टेप 1 हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं बड़ा सा, उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए लेंगे हम एक एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो यहाँ पर राइट शेयर इशू हुआ है, राइट शेयर इशू हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 100 शेयर्स मार्केट प्राइस ₹200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर राइट लिखते हैं, राइट्स जो है वो लिखेंगे 25 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80। अच्छा, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस एक्स राइट, मार्केट प्राइस एक्स राइट प्राइस मतलब एक्स राइट मार्केट प्राइस, बेसिकली यही हो गया, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एक्स राइट मार्केट प्राइस। बताते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स राइट
प्राइस, एक्स राइट प्राइस भी लिख सकते हो, एक्स राइट मार्केट प्राइस भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स का मतलब होता है आफ्टर, है ना, एक्स का मतलब होता है आफ्टर। ये देखो आफ्टर राइट इशू जो प्राइस होता है उसका ही नाम होता है एक्स राइट प्राइस। अब एक्स राइट प्राइस कैसे निकालेंगे, बड़ा सा फॉर्मूला था, उसको हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं। देखो कैसे करके होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स राइट प्राइस, ठीक है। मान लो कि ये शेयर होल्डर है, ठीक है, इसके पास कितना शेयर्स है, 100 शेयर्स है, जिसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 200 करके, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि टोटल शेयर्स कितना है, टोटल शेयर कैपिटल कितना हुआ। अगर इस पर्सन के पास 100 शेयर्स है, 200 रुपीज मार्केट प्राइस है, तो इसका शेयर्स का वैल्यू कितना है ये बताओ। मैम 20,000। हाँ, मतलब कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 200 करके, ठीक है। अब इसको कंपनी ने 25 शेयर्स राइट बेसिस पे दिया है, मतलब इसको राइट शेयर मिला है 25 शेयर्स कैसे मिला है, एज ए राइट, ठीक है। राइट शेयर के बेसिस पे इसे 25 शेयर्स मिला है, ये लेने भी वाला है। इसको कितना पे करना पड़ेगा, एक एक शेयर्स पे 80 रुपीज करके। तो अब ये राइट शेयर का वैल्यू बताओ। 25 into 80। 25 इंटू 80। अच्छा, अब टोटल इनके पास कितने वैल्यू का शेयर है, क्या ये दोनों ऐड करने से मिलेगा, हाँ कि ना बोलो। यस मैम। मिलेगा कि मेरे पास इतना पहले से था और इतना मैंने और लिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ। मैम पहले 20,000 था और अभी 25 into 80 होता है 2,000, तो 22,000। वो कैपिटल हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स 125। हाँ 125, पहले कितना था 100, अब कितना हुआ 100। 25, तो दोनों मिला के 125, ठीक है। अब जो कैलकुलेशंस हो रहा था वो बताओ। 125 यहाँ पर हो जाएगा 20,000, और ये 25 इंटू 80 कितना आया, 2,000। ठीक है। तो ये रुपीज आ रहा है ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर का डेटा किस में आ रहा है, रुपीज में आ रहा है, लेकिन नीचे का किस में आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स में, ठीक है। तो मुझे बोलो यहाँ पर कितना हो रहा है, 22,000 डिवाइडेड बाय 125 नंबर्स ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये नंबर है यूनिट, ठीक है। तो मुझे बोलो डिवाइड करने से कितना आएगा, 176। रुपीज 176 पर शेयर, ठीक है, पर शेयर। तो अब हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इसके पास देखो दो तरीके का शेयर है, एक है 200 रुपए वाला, एक है 80 रुपीज वाला, तो दोनों अलग अलग टाइप का हो गया। अब हम लोगों ने मिक्स्ड कर दिया, ठीक है। जैसे तुम लोग बचपन में रेशियो वगैरह पढ़े हो, या फिर बचपन में ये बंगाली मीडियम में तो होता था, मैंने तो पढ़ा है, वो एक होता है ना चाय पत्ती वाला एक एग्जांपल्स होता है ना, कि आसाम चाय और ये चाय दोनों को मिलाया तो फिर ये एवरेज, मतलब ये क्या प्राइस निकल गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके पास 200 रुपए वाला था, 80 रुपीज वाला था, जब दोनों को हम लोगों ने मिक्सड अप कर दिया तो निकल के आए 176 पर शेयर। इस प्राइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब ये एवरेज हुआ ना। हम लोग बोल रहे 200 रुपए वाला था, 80 रुपीज वाला था, तो दो अलग अलग हो गया। तो अब दो अलग अलग नहीं रख के हम लोगों ने मिला के एवरेज कर दिया कि भाई हमारे पास अभी 125 शेयर्स है जिसका प्राइस है 176, ठीक है। तो ये जो 176 प्राइस निकल के आया, ये क्या निकल के आया, एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट इशू होने के बाद शेयर का प्राइस, ठीक है। तो राइट इशू होने के बाद शेयर का मार्केट प्राइस कितना आ गया, 176। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस एक्स राइट, या फिर एक्स राइट मार्केट प्राइस, ये बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बड़ा सा फॉर्मूला था उसके साथ मैच करो। मुझे एक चीज बताओ कि इसको क्या बोलोगे, ये इसको क्या बोलोगे, 100 को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये 200 को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, ये बोल सकते हैं। मतलब हम ये इसीलिए पूछ रहे थे ताकि तुम लोग फॉर्मूला इजीली याद कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, क्या ये बात सही है। यस मैम। अब 200 को क्या बोलोगे, राइट इशू होने के पहले का प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नाम होता है इसका एक कम राइट प्राइस, इसका नाम होता है कम राइट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या बोलोगे, 25 को, ये क्या था, नंबर ऑफ राइट्स है। नंबर ऑफ राइट शेयर। और ये 80 को क्या बोलेंगे, राइट प्राइस। राइट राइट प्राइस, राइट प्राइस, ठीक है। अच्छा, और ये
दोनों मिला के क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ Total. राइट शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा था, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, मैंने वही लिखा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, फिर इनटू कम राइट प्राइस, देखो इनटू कम राइट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस कम राइट, एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ राइट शेयर्स, ये रहा नंबर ऑफ राइट शेयर्स, इनटू राइट प्राइस, ये रहा राइट प्राइस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, ये लिख देना चाहिए। तो अब ये समझ में आता है, तो फॉर्मूला रटने का क्या जरूरत है, ये लिखा और फॉर्मूले को एक लाइन नीचे डेटा लिखा और फॉर्मूले के लिए ऊपर एक लाइन जगह रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही फॉर्मूला तो समझ गए हो कैसे होगा, पहले अपने हिसाब से डिटेल्स बना लिया, फिर जैसे मैंने डेटा पुट करने के बाद ये लैंग्वेज में लिखा है वैसे तुम लोग भी कर सकते हैं, इससे फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, चीज भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 176 जो कि हम लोग का एवरेज प्राइस निकल के आ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट इशू होने के बाद का प्राइस, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस जो है इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट दिन भी लिखवाया था, दिखाते हैं कहाँ, ये देखो कहाँ चला गया, ये रहा डाइल्यूटेड ईपीएस, इसको एक बार दोबारा लिखो, ठीक है। 10th नंबर पॉइंट में लिखवाया हुआ है, इसको एक बार फिर से लिखो आज। याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे पढ़ेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला ये था अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखो ईपीएस का मतलब है ऊपर अर्निंग चाहिए आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ऊपर अर्निंग चाहिए होता है जब भी हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, ईपीएस निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन डीईपीएस में क्या लेना पड़ेगा, जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसको भी कंसिडर करने के बाद का अर्निंग देखना पड़ेगा, और नीचे आ जाएगा वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल, आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अच्छा अब एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड हैज, अच्छा ये वाला ना शायद है यहाँ क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 5 है शायद, लिखने का जरूरत नहीं, बस सेम यही वाला क्वेश्चन है, हम एक बार देख लेते हैं तो वहीं से करवाएंगे, लिखने का जरूरत नहीं। हाँ ये वाला इलास्ट्रेशन 5, यहाँ पर एक काम करो एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, इलास्ट्रेशन 5 लिख लो, ठीक है। ये यहाँ से कर लेते, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर दिया हुआ है कितना, 1 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 50 लाख। बेसिक अर्निंग पर शेयर 2 दिया है, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच 1 लाख, ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 12 लाख, टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,60,000, कंप्यूटेड डाइल्यूटेड अर्निंग ईपीएस, ठीक है। हमें बोला है डाइल्यूटेड अर्निंग ईपीएस। अच्छा इसमें एक चीज और जोड़ लो, बीईपीएस भी जोड़ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन बस एक चीज ऐड ऑन कर लो, फाइंड, हमें बोला है डीपीएस लेकिन हम दोनों ही निकलवा देंगे, बीईपीएस एंड
डीपीएस। डीपीएस तो क्वेश्चन में है, हम बीपीएस को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बीपीएस कैसे निकालोगे? बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? देखो फॉर्मूला, देखो देख के मुझे बताओ बीपीएस कैसे होगा, क्या क्या चाहिए ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या क्या चाहिए, देखो खुद से और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। लास्ट क्लास में लिखवाया हुआ है बीपीएस। मैम अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर। होल्डर, ठीक है, तो यहां से देख के इक्विटी बताओ। शेयर। हाँ, यहाँ पर मुझे बताओ कि अर्निंग कितना है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में अर्निंग कितना है, इस क्वेश्चन में अर्निंग कितना दिख रहा है? बेसिक अर्निंग पर शेयर 2 है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 50 लाख है। अच्छा, ये तो दे ही दिया है, ये दे ही दिया है। अच्छा, निकाले क्या? बेसिक अर्निंग पर शेयर दे दिया है 2, मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। 2 कैसे आएगा? तो अगर 2 हम दिखा देते, 2 कैसे निकलेगा, बाई चांस अगर वो 2 दिया हुआ नहीं रहता, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये इस क्वेश्चन में अर्निंग कौन सा है? ये अर्निंग है, 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 कौन सा अर्निंग है? यही तो डेटा है। मैम अर्निंग 1 करोड़। यस, अर्निंग 1 करोड़, यही पूछ रहे थे। अर्निंग क्या है? 1 करोड़। जो प्रॉफिट है वही तो अर्निंग है, लास्ट क्लास में ईबीआईटी करके भी तो समझाया, ठीक है। अर्निंग कितना है? 1 करोड़। फिर डिवाइडेड बाय क्या करना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो कितना है? मैम 50 लाख। 50 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, 50 लाख, ठीक है। तो डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। मैम 2। मैम 2। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ होता ये पॉइंट, तो भी हम लोग निकाल सकते थे। बीपीएस ₹2 पर शेयर, वे दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कैसे निकालोगे, तो अच्छा हुआ बता दिया। तुम लोग को थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था आंसर देने में, ठीक है, चलो बता दिया। अब यहाँ पर बोला है कि हमें क्या निकालना है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अच्छा, डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि हमें शेयर्स के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा। डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है? ऐसे अगर नॉर्मल पूछे कि डाइल्यूट का मतलब क्या हो जाता है, मिक्सड अप नहीं होता है। जब डाइल्यूट जो इंग्लिश है उसका मतलब नहीं होता है कि मिक्सअप, जैसे मान लो पानी में चीनी को मिला रहे हो, ठीक है, तो वो चीनी क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, उसके साथ होने से वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर डाइल्यूट का मतलब होता है कि वैल्यू कम हो जाएगा। तो बीपीएस का वैल्यू कम अगर हो जाता है, बीपीएस का वैल्यू ऐसे हम बोल सकते हैं, अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है, अगर कम हो जाता है। अच्छा देखो, अब ये कम कब हो सकता है, मुझे बता सकते हो? ये 2 का वैल्यू कब कब कम हो सकता है, मैथमेटिकली बताओ। ये तो 2 कैसे आया? डिवाइड करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड होके हुआ। अब मुझे बोलो कि कौन सा वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या इंपैक्ट आएगा कि इसका वैल्यू कम हो सकता है। नहीं समझ में आया मेरा बात? अगर 10/2 है तो 5 आता है। मेरे कहने का मतलब ये 10 या 2 में क्या चेंजेस आए ताकि 5 का वैल्यू कम हो जाए। मैम अर्निंग कम हो जाएगा तो। अर्निंग कम हो जाएगा तो ठीक है। देखो, अगर अर्निंग कम हो जाएगा मतलब, अर्निंग का मतलब क्या है? न्यूमरेटर, ठीक है। अगर न्यूमरेटर कम हो जाएगा मैथमेटिकली, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? माने लॉ, ठीक है, लॉ बार हॉ मांग लेते। तो ये देखो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर अगर मेरा कम हो जाएगा तो मेरा ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू मेरा डाउन दिखेगा। जैसे कि मान लो, जैसे भी मैंने बोला ना, 10/5 ही कर लो ना, इसी को शॉर्टकट कर लेते, 2 हुआ। अब ये मेरा मान लो 10 की जगह 8 हो गया, 8/5 करके देखो कितना आता है। देखो एक बार ट्राई करके देखो कितना आता है। मैम मैम 1.6। 1.6। तो हुआ ना ऊपर का वैल्यू, यानी इसे न्यूमरेटर बोलते, इसे डिनोमिनेटर बोलते। तो अगर मेरा न्यूमरेटर कम होगा तो मेरा वैल्यू कम होने का चांसेस है। और ऑपोजिटली क्या बोल सकते हैं? और एक क्या कंडीशन हो सकता है? ये 5 अगर से 6 हो गया तो देखो तो कितना आता है। मैम 1.6 ही आ रहा है।
1.6 आ रहा है। अच्छा तो फिर कुछ और ले लेते, चलो इसे 8 कर देते, चलो बोलो कितना आएगा। 1.25। 25 कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्या यस कम मैम, हाँ तो फिर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए मैथमेटिकली? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैथ्स है सिंपल, ठीक है। न्यूमरेटर अगर कम होगा মানে যেটাকে বলছে লব, ঠিক আছে। तो न्यूमरेटर अगर कम होगा तो मेरा ये वैल्यू कम हो सकता है, या फिर डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो जाए तो ये मेरा वैल्यू जो है मतलब कम हो सकता है। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ना और अर्निंग जो है वो कम होने पे हमारा ये डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आ सकता है। डाइल्यूट होने का मतलब है कि वैल्यू का कम हो जाना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा डीपीएस में हमें क्या निकालना है? डीपीएस का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा हम लोग का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर का आंसर निकाल के बताएंगे कि डिनोमिनेटर कैसे, फिर अर्निंग वाला बताएंगे। तो तुम लोग लिख लो ये वाला चीज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। वेटेड, ये समझाने के लिए था, ठीक है, ये समझाने के लिए था कि कैसे मैथमेटिकली कम हो सकता है। अब हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर का आंसर निकालेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ठीक है। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर को भी कंसीडर करना है और जो है नंबर ऑफ शेयर्स उसे भी कंसीडर करना है, दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बताओ ये पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कितना है बोलो। मैम 50 लाख। 50 लाख दिख रहा है क्वेश्चन में, दे दिया है 50 लाख। लेकिन इसमें हम लोगों ने पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंपेयर अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब क्या था? कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर क्या कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर है इस क्वेश्चन में? पहले तुम लोग कंफर्म कर लो, कोई हाँ कन्वर्टेबल मैम है। डिवेंचर दिख रहा है, ठीक है। वो यस लाइन मैम। यहाँ पर है, एक सेकेंड, यहाँ पर है, ठीक है। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 इज 1 लाख, 1 लाख कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है। लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा बोल दिया है, ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर। इस लाइन का मतलब क्या है? ईच डिवेंचर मतलब एक डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 10 इक्विटी शेयर्स में। इसका मतलब यही हुआ, एक डिवेंचर यानी 10 इक्विटी शेयर। तो अगर कंपनी का 1 लाख कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो फिर कंपनी को कितना इक्विटी शेयर में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 लाख। 10 लाख, ठीक है। एक डिवेंचर है किसी के पास तो उसे 10 इक्विटी शेयर मिलेगा, ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रखा है देखो, बट ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर। अगर कोई ये पर्सन आया, ठीक है, इसके पास एक कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो कंपनी उसे कन्वर्शन डेट पे 10 इक्विटी शेयर देने वाली है, इसका मतलब ये है। तो अब कंपनी का टोटल अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर, कंपनी बोल रही है मेरे पास कितने कन्वर्टेबल डिवेंचर है 1 लाख, तो मुझे कितना इक्विटी शेयर देना पड़ेगा? तो 1 लाख का 10 गुना 10 लाख देना पड़ेगा। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया है सबको? यस मैम। हाँ मैम। ये जैसे देगा वैसे बोलना है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा प्लस, यहाँ पर वो लिखो 10 लाख जैसे करके वहां पर लिखा है ना, मतलब कैसे करके कन्वर्ट हुआ है वो भी लिख लो, नहीं तो बाद में फिर नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख इंटू, तो कितना हो जाएगा टोटल? 60 लाख वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ये ऐसे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद? ये अर्निंग वाला, मतलब न्यूमरेटर निकालेंगे, ठीक है। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, देखो वही लिखा हुआ, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए
हम तुम लोग को पहले थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है। ये पहले हम थोड़ा सा तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक पीएल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पीएल जो है इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, देखो पीएल हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर सिंपल देखेंगे तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग में, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है हम लोग लिखते हैं टू एक्सपेंसेस बोल के, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ना इसमें तीन कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। एक होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है फाइनेंस, और एक होता है हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे बचपन में जो 11 में फाइनल अकाउंट्स किए वहां पर भी देखना इस तरीके का ही एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग का जो ये सब होता है ना, जैसे प्रिंटिंग, पोस्टेज, सैलरी, ठीक है। ये सब जो है हम लोग का हो जाता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट वगैरह हो गया। और जो हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वाला जो भी खर्चा हो, तो ये टू यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि इस कंपनी का डिवेंचर था, तो इस कंपनी का डिवेंचर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, बोलो। 12% है इंटरेस्ट, ठीक है। 1 लाख डिवेंचर था, 100 ईच करके, तो फिर इंटरेस्ट का खर्चा कितना आया होगा बताओ। मैम 12,000। 1000 तो नहीं होगा, ये नंबर ऑफ डिवेंचर है। इंटरेस्ट किस पे लगता है? लोन अमाउंट पे लगता है। तो कंपनी का लोन कितने का है? 1 लाख का है कि कुछ और है? ये तो 1 लाख तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू करोगे तब ना शेयर कैपिटल आता है, तो डिवेंचर का वैल्यू कितना है? अभी तो एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू होता है तो शेयर कैपिटल आता है। किसी के पास 100 शेयर्स है मतलब उसका मैम शेयर 12 कैपिटल लाख। 12 लाख। क्या बोलो? इंटरेस्ट सही है, अगर 12 लाख हाँ इंटरेस्ट मैम, बोल रहे हो। देखो 1 लाख इंटू 100 इंटू 12%। सही है, 1 लाख इंटू 100 इंटू 12%, तो यही होगा ना। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर पे थोड़ी ना इंटरेस्ट लगेगा, कैसे लगेगा? नंबर ऑफ डिवेंचर पे इंटू अगर डिवेंचर का वैल्यू करोगे, मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर का फेस वैल्यू वो ले लेंगे, तो फिर कितना डिवेंचर, मतलब कंपनी का 1 लाख डिवेंचर था, 100 रुपए का इश्यू किया था, तो कंपनी ने 100 लाख का लोन जो है पब्लिक से लिया हुआ है। अब इस पे 12% का इंटरेस्ट कंपनी देने वाली है, ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो 12 लाख ये ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लाख। अच्छा 12 लाख आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा हम लोग का 12 लाख, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर मान लो आ जाता है टू, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मैंने टू एक्सपेंस लिख दिया वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला मान लो, ठीक है। फिर यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोज कि आ रहा है, ठीक है। हम अपने हिसाब से एक डेटा ले रहे हैं, 1,42,008 1,42,85,714। तुम लोग भी ये लिख लो, ठीक है। 1,42,85,714, ठीक है। ये मान लो नेट प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स, और इस क्वेश्चन में टैक्स कितना बोला है? 30%, ठीक है। तो एक बार टैक्स लगाओ, 30% कितना आता है इस पे? टैक्स 30% लगाओ, कितना आता है इस वैल्यू पे? नहीं लगा सकोगे? 30% इस पे लगाओ। मैम 42,85,714। हाँ सही है। टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। मैंने बोला लगाओ टैक्स 30%, मैंने जो वैल्यू दिया वो अपने मन से दिया, तुम लोग लगाओ। 42 लाख आएगा, 85,714। तो मुझे बोलो अब कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? माइनस करने से नहीं आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है?
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स लेस करो ना, कितना आ रहा है, ये तो ओरली कैलकुलेट होगा। मैम मैम 1 1 करोड़। crore। हाँ, कितना टाइम लगेगा, ये तो ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैंने अपने मन से लिया है फिगर, ठीक है, बैक कैलकुलेशन करके, ये बैक कैलकुलेशन करने से आ जाता है, ठीक है। तो 1 करोड़ ये देखो आ गया इनका जो नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर था, ठीक है, आफ्टर टैक्स। अच्छा, अब ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया पहले का कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर हम एक पीएल बनाते हैं। अब पीएल का कंडीशन कैसे होगा, अब यानी कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होने के वजह से, मतलब अगर हम लोग तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, अर्निंग निकालना है, लेकिन ये कंसिडर करके कि हमारे पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बन गए, मतलब जो कन्वर्टेबल डिवेंचर था, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिवेंचर था, तो वो कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो इक्विटी शेयर बन चुका है, तो उसमें क्या इंपैक्ट आ जाएगा, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो जैसे दिख रहा है वैसे दिखेगा, लेकिन ये जो टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो 12 लाख था, क्या ये अब और दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मैम नहीं दिखेगा, एसेट के साइड में चला जाएगा। एसेट के साइड में चला जाएगा, नहीं दिखेगा, बात तो सही है, लेकिन क्यों नहीं दिखेगा, वो आंसर थोड़ा ठीक से बोलो, क्यों नहीं दिखेगा, ये इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखेगा? इंटरेस्ट किसको दे रहे थे, ये इंटरेस्ट किसको जा रहा था? मैम डिवेंचर होल्डर को। क्या अब डिवेंचर होल्डर रहेगा, कि डिवेंचर होल्डर जो है, अगर हम लोग आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया, तभी तो बोल रहे हैं अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर 60 लाख है, मतलब ये कंसीडर कर रहे हैं कि अभी हम लोग डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर चुके हैं, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि हम लोग फर्दर डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास डिवेंचर ही नहीं होगा तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? मेरे जो नहीं डिवेंचर मैम। होल्डर, वही बोल रहे हैं, मेरे जो डिवेंचर होल्डर थे वो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर बन गए हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कन्वर्टेबल थे। तो अगर हम लोग उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर वो कहाँ रहेगा, कन्वर्जन होने के बाद वो ओरिजिनलिटी कहाँ रहेगा, नहीं रहा, ठीक है। तो फिर डिवेंचर भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, ना रहा डिवेंचर, ना देना पड़ेगा डिवेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस था, जैसे मैंने बोला सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना आएगा, बता सकते हो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, पहले कितना था, पहले था 1,42,85,714, अगर 12 लाख का खर्चा नहीं हुआ तो अब वो कितना हो जाएगा? मैम 12 लाख प्लस हो मैम जाएगा। 1 crore हाँ, 30 lakh। प्लस हो जाएगा, प्लस होने से बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? मैम 154,85,714। 1,54,85,714, बोलो यहां तक समझ में आया? ये समझाने के लिए कर रहे हैं, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब टैक्स तो लगेगा, टैक्स 30% लगाओ, टैक्स 30%, अब इस वैल्यू पे कितना होता है, जितना होता है बोलो, कैलकुलेट मैम करो भाई। 46,45,714। अच्छा ठीक है, अब माइनस करके बताओ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, माइनस करके बताओ। 1 करोड़ कितना आएगा, ये सब तो जीरो जीरो दिख रहा है मुझे, 4 जीरो होगा यहाँ पर, 5714, ये जीरो माइनस हो जाएगा 4, ये मैम बताओ ना 1 crore 8,40,000। हाँ, तुम लोग तो कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो आराम से मुझे थोड़ा बता सकते हो, ठीक है। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर? मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या था, कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर को कंसीडर करते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिए ये मानते हैं, यानी इक्विटी शेयर्स बन गया, तो उसमें क्या इंपैक्ट आएगा, मुझे डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा अर्निंग इतना होगा, क्या ये बात समझ में आया, जो पहले इतना हुआ करता था? यस हाँ मैम। मैम।
ये समझाने के लिए, बाकी फॉर्मूला है वो लिखेंगे तो 2 सेकंड में निकल के आएगा 1,08,40,000, लेकिन ये समझाने के लिए कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो देखो हमारे प्रॉफिट कैलकुलेशंस में क्या चेंजेस हो जाएगा, जो डिवेंचर इंटरेस्ट दे रहे थे वो नहीं देना पड़ेगा, वो नहीं देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स का अमाउंट भी चेंज होगा, तो माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमारा चेंज वैल्यू दिखेगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करो बताते हैं। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में इस तरीके से करना है। पहले लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। ये तो एक ही तो प्रॉफिट दिया हुआ। फिर यहां पर ऐड करना है सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अब तुम लोग मुझे ये बताना ये अमाउंट कितना होगा, बताने का कोशिश करो। सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट बोलो, अगर हमारा जो है अर्निंग हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर करने के बाद, जो कि यहाँ पर डिवेंचर था, तो इंटरेस्ट में सेविंग्स कितने रुपए का होगा। सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट कितने रुपए का हुआ, अभी जो मैंने इतना समझाया इसी क्वेश्चन के बेसिस पे ही तो समझाया है। बोलो कितना होगा, इंटरेस्ट पे सेविंग्स कितना हुआ। 12 लाख। 12 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट पे सेविंग्स कितना हुआ, 12 लाख हुआ, तो यहां पर मैंने लिख दिया 12 लाख, ठीक है। ये सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 12 लाख हुआ, लेकिन बोला है नेट ऑफ टैक्स। नेट करने का मतलब क्या होता है, प्लस करना कि माइनस करना, ये बताओ। किसी चीज को नेट करने का मतलब क्या, माइनस। माइनस, ठीक है। नेट करने का मतलब माइनस हो गया। ऑफ टैक्स, टैक्स कितना परसेंट था, क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स कितना परसेंट था इस क्वेश्चन में, टैक्स कितना परसेंट है 30% 30%। 30%, तो -30% करना है, मतलब 12 लाख का 30% करना है, माइनस फिर करके बताना है कितना होगा। बोलो कितना होगा। मैम 8,40,000। 8,40,000। अब कर दो ये वाला प्लस इसके साथ, ये जो है प्लस करना है, करो कितना होगा 1,08,40,000 आ गया 1,08,40,000। तो एग्जाम में तो ऐसे करना है, एग्जाम में ये नहीं करना है। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसीलिए बताया कि ये प्रैक्टिकली देखो कि 1,08,40,000 कैसे आ रहा है। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मुझे ये फिगर कहाँ से मिल गया, ये 1,42,857 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो नेट प्रॉफिट जो है वो ये जो है ये आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो टैक्स कितना परसेंट था इस क्वेश्चन में, बता सकते हो टैक्स कितना परसेंट था, 30% था। तो ये कितने परसेंट का वैल्यू है बोल सकते हो। नहीं समझ में आया मेरा बात। मैम 70%। 70% ना, तो फिर 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 1 करोड़, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना करोगे 70 इंटू 100। आया ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा, मेरा बात समझ में आया। मैंने कैसे ये निकाल लिया, तुम लोग भी निकाल सकते हो। मैंने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। तो कैसे निकाला, ये जो वैल्यू है ये कितना परसेंट है, ये 70% है। क्यों 70% है, सिंपल सा बात है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टैक्स कितना परसेंट था 30%। तो अगर टैक्स 30% है तो टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट 70% होगा। दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 70%, देन 100% कितना होगा, मतलब प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 100% था। वो अगर 100% था तो 30% टैक्स देने के बाद ही तो 70% बचेगा। तो 70% इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो फिर 100% कितना होगा, तो ऐसे कैलकुलेट किया मैंने, तो फिर बैक कैलकुलेशन करके आ गया 1,42,8 से ऐसे करके निकाला, ठीक है। ये कोई मतलब तुम लोग भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि हम ही निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन। अच्छा, अब ये मैंने निकाला, निकाल के मैंने तुम लोग को ये समझाया कि देखो अगर हमारा ये हो जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन इस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग कंसीडर करते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर, उस केस में मुझे डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो जाएगा
बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिफोर टैक्स का अमाउंट भी क्या होगा, टैक्स का अमाउंट मेरा यहाँ पर देखो बढ़ जाएगा, क्यों, प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा, फिर माइनस होके मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो ज्यादा दिखेगा। अब उसी को एग्जाम में कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये गिवन था तो लिख लिया, ठीक है। अगर कुछ मॉडिफाई करके फाइंड आउट करना पड़ेगा तो करेंगे। फिर हमें ऐड करना पड़ेगा सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो इंटरेस्ट का सेविंग्स तो हो रहा है, वो तो मैंने समझा दिया, लेकिन उसे नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग सेविंग्स हमारा 12 लाख का नहीं होगा, बात समझो, अगर हम इंटरेस्ट जो है नहीं पे कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा 12 लाख का सेविंग्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा 12 लाख का इंटरेस्ट, ये देखो यहां पर मेरा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, जैसे ये बात ट्रू है, इंटरेस्ट नहीं देने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा तो मेरा टैक्स अमाउंट भी बढ़ गया, ठीक है। तो फिर मेरा सेविंग्स पूरा 12 लाख नहीं है, 12 लाख में 30% लेस कर दो, 8,40,000 का मेरा जो है सेविंग्स हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें कर देना है ऐड, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अमाउंट जो है कितना आ रहा है, ठीक है। ये अमाउंट आ गया हम लोग का अर्निंग, ये अमाउंट हम लोग का आ गया अर्निंग आफ्टर कंसिडरिंग, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसिडरिंग जो है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब निकालो डीईपीएस, डीईपीएस का फॉर्मूला जो था उसके हिसाब से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना कितना जाएगा, बोलो यहाँ कितना लिखे, यहाँ कितना लिखे, बोलो। मैम 1,08,40,000 बाई 60,000, हाँ ठीक है, 60 लाख। 60 लाख, हाँ 60 लाख। तो फॉर्मूला इसलिए मैंने एक बार फिर लिख पाया, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये देखो, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर, जो अभी मैंने तुम लोग को समझाया, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो भी बता दिया, जिसका आंसर हम लोग का है 1,08,000, 1,08,40,000, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ये आया था 60 लाख, ठीक है। तो ये 60 लाख से डिवाइड किया, अब बता दो कि कितना आ रहा है आंसर। मैम 1.80666। 1.80666 मतलब 81 अप्रोक्स, ठीक है, 1.81 अप्रोक्स ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं, हाँ 1.81 अप्रोक्स ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर स्टार दे के लिखो, डीईपीएस ब्रैकेट में लिखो, इन केस ऑफ शेयर ऑप्शन, just like heights, calculate paid part, not dilutive, तो ignore, अभी लिख लो समझा देंगे, बोनस पार्ट, dilutive, therefore add it to the number of equity shares, बोनस पार्ट से एरो करके लिखो, रीस्टेटमेंट इज टू बी डन, रीस्टेटमेंट is to be done, रेफर पॉइंट 11, ठीक है। रीस्टेटमेंट क्या है, वो 11th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बाकी चीज समझा वो भी देख लेंगे। इसके बाद और एक स्टार लगा के लिखना है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर डाइल्यूटिव और एंटी dilutive depends upon whether their
conversion would increase earning per share from continuing ordinary activities or decrease earning per share from continuing ordinary activities. ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट समझाते हैं। ये जो है ना डीपीएस इन केस ऑफ शेयर ऑप्शंस, देखो हम लोगों ने डीपीएस क्या पढ़ा इन केस ऑफ, हम लोगों ने अभी जो डीपीएस वाला कैलकुलेशन पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल इक्विटी शेयर वाले केस में। ऑप्शन के केस में कैसे होगा वो लिखा हुआ है। ऑप्शन यानी याद है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एम्प्लॉय लोगों को जब हम लोग नहीं चाहते वो ज्यादा मूवमेंट हो उनका, तो हम लोग उनको कंडीशन के साथ जो है शेयर्स फ्यूचर में देंगे बोल के, आज भी मैंने बोला कि मान लो हम लोग बोल सकते हैं अपने एम्प्लॉय को कि आप अगर हमारे साथ 10 साल काम करते हो तो आपको 10 साल बाद इतने शेयर्स इतने सस्ते में हम लोग आपको ऑफर करेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको ये इतने कंसेशनल रेट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डीपीएस अगर हमें ऑप्शंस के केस में कैलकुलेट करना हो, जैसे यहाँ कन्वर्टेबल डिबेंचर था यानी कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, अगर हमें ऑप्शंस तो बोल रहे शेयर्स राइट शेयर्स में जो रूल्स एप्लीकेबल होता है वैसे ही करना है। पेड पार्ट बोनस पार्ट अगर देखोगे तुम लोग थोड़े ध्यान से, तो अभी थोड़ी देर पहले आज स्टार्टिंग में मैंने राइट शेयर्स जब करवाना शुरू किया तो वहां पर भी लिख पाया था पेड पार्ट बोनस पार्ट, ठीक है। यहाँ पर पेड पार्ट अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, बोनस पार्ट में लिख पाया था रीस्टेटमेंट ऑफ ईपीएस करना पड़ेगा, रेफर पॉइंट नंबर 11 जो कि रीस्टेटमेंट को डिफाइन करता है। यहाँ पर भी वही लिखा रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा, रेफर पॉइंट नंबर 11। यहाँ पेड पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, बोनस पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो बोला। यहाँ पेड पार्ट को इग्नोर करना है, क्यों करना है हम बता देंगे। बोनस पार्ट जो है वो डाइल्यूटिव होगा तो एडेड टू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बट ये सब कैलकुलेशंस में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अच्छा, अब ये जो लिखा है potential equity shares are dilutive or anti-dilutive depends upon whether their conversion would increase earning per shares from continuing ordinary activities or decrease earning per shares from continuing ordinary activities। मतलब बोल रहा है कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है वो डाइल्यूटिव होगा कि एंटी डाइल्यूटिव होगा, मतलब जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का वैल्यू निकल के आएगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि उनका कन्वर्जन जो हो रहा है, मतलब डिवेंचर से इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर, ठीक है, इस तरीके का जो कन्वर्जन हो रहा है उससे अर्निंग पर शेयर जो है वो बिजनेस का जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डाइल्यूटिव होगा कि एंटी डाइल्यूटिव होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट होने का मैंने मतलब क्या बोला था, वैल्यू कम होना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम पूछेंगे तुम लोगों से एक एक पॉइंट, 4 पॉइंट है बताओ, ठीक है। जैसे पहले आफ्टर, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आफ्टर कन्वर्जन, मतलब हम लोग का जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है वो कन्वर्ट होके होता है, ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन अगर हम लोग का अर्निंग कम हो गया, ठीक है, अगर अर्निंग कम हो गया तो वो डाइल्यूटिव होगा कि एंटी डाइल्यूटिव होगा। डाइल्यूटिव होने का मतलब कम हो जाना, एंटी डाइल्यूट मतलब बढ़ जाना। तो बोलो अगर हमारा कन्वर्जन होने के बाद अर्निंग अगर कम हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें हमारा जो डिवेंचर्स था वो कन्वर्ट होने के बाद हमारा अर्निंग क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो वैसे ही हम बोल रहे बाई चांस ऐसे हुआ कि अर्निंग कम हो गया, अर्निंग कम होने से फिर क्या होगा बोलो, डाइल्यूटिव होगा कि नहीं होगा, मतलब अर्निंग कम होने से ईपीएस कम होगा कि ज्यादा होगा, वो कैसे पता करोगे। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके मुझे बताया था, तो बोलो अर्निंग कम होगा तो
अर्निंग पर ईपीएस शेयर कम होगा मैम। कम होगा, ठीक है। अभी तो बोला ना तुम लोगों ने, देखो अर्निंग तो ऊपर लिखते हैं ना, यही तो अर्निंग है। अर्निंग अगर मेरा कम हो गया, मतलब न्यूमरेटर अगर मेरा कम हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, डाउन होगा वैल्यू। अभी तो बताया तुम लोगों ने, ठीक है, वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्निंग अगर कम हो गया तो वो डाइल्यूटिव होगा, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा। अच्छा, ऑपोजिटली अगर अर्निंग मेरा इंक्रीज हो गया कन्वर्जन के बाद, मान लो अर्निंग मेरा इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा? मैम एंटी डाइल्यूटिव होगा। हाँ, तब एंटी हो जाएगा, ठीक है, एंटी डाइल्यूटिव। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो मेरा लॉस इंक्रीज हुआ, लॉस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अर्निंग के साथ ही कंपेयर करके सोचो। लॉस बढ़ने का मतलब क्या है, अर्निंग कम होना कि ज्यादा होना? अर्निंग कम होना। तो अर्निंग कम होने से क्या होता है, डाइल्यूटिव, मैम डाइल्यूटिव। ठीक है। और अगर लॉस मेरा बढ़ गया, सॉरी घट गया, तो अर्निंग बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एंटी एंटी डाइल। डाइल्यूटिव। ठीक है। तो ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हो, मतलब एमसीक्यू टाइप में पूछेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक बता दिया सिंपल, इस तरीके से तुम लोग को याद रखना। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ये वाला इलास्ट्रेशन 4। इसमें क्या बोला है, देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2002, ये बोला है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू होने के बाद कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स था वो कुछ इतना था, 5 लाख। राइट इशू प्राइस 15, लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट 1 मार्च, ठीक है। तो इतना सारा हम एक बार डायग्राम में बना लेंगे सबसे पहले, ये जितना डेटा मुझे मिला, ठीक है। तो यहाँ पर 20x1, ये मान लो 20x1 ईयर है, ये पूरा ये है 20x2 ईयर, ठीक है। तो इससे बोलो ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो फॉलो करते हैं? अब ये मत बोलो ये नहीं पता। मैम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होगा, नो मैम सॉरी, मैम कैलेंडर ईयर, कैलेंडर फर्स्ट ईयर। मार्च बोल रहे। कैलेंडर ईयर हुआ ना। अगर 20x1 लिखा है तो ये जैन टू दिसंबर को बताता है। फाइनेंशियल ईयर होता तो कैसे लिखा हुआ होता है, कैसे देख के पता चलता है कि ये फाइनेंशियल ईयर है? मैम फिर अप्रैल से फर्स्ट स्टार्ट अप्रैल। होगा और मार्च एंड होगा। हाँ, मतलब अगर ऐसे होता x0 x1 x1 x2, मान लो ये ऐसे होता, सपोज x0 x1, तब हम लोग बोल सकते थे कि ये फाइनेंशियल ईयर, ये थोड़ा ना फाइनेंशियल ईयर होगा, ये क्या हो गया, कैलेंडर ईयर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चलो ये, लेकिन ये बात लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है प्रॉफिट 11 लाख है इस पीरियड का, ठीक है, ये है प्रॉफिट। और इस पीरियड का प्रॉफिट है 15 लाख। इस पीरियड का प्रॉफिट है 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू होने के पहले आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 5 लाख। राइट इशू प्राइस है 15, लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट है 1 मार्च। अच्छा, 1 मार्च को जो है ये वाला ईयर कहां से कहां तक खत्म हुआ होगा, ये अगर 1 जैन x1 से शुरू हुआ, ये खत्म होगा 31 दिसंबर x1 में, और ये खत्म होगा 31 दिसंबर x2 में, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, एक ही बात हुआ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा चीज लिखेंगे, थोड़ा जगह करना है मुझे यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, राइट इशू कहाँ गया, लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट 1 मार्च 2002, तो 1 मार्च 2002 यहाँ पर लगेगा, ठीक है। 1 मार्च 2002, ये क्या है, ये है डेट ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट ऑफ क्या बोला था, एक्सरसाइज राइट, ठीक है। डेट टू
राइट, इसका मतलब है ये लास्ट डेट है राइट शेयर खरीदने का, अगर लेना है तो 1 मार्च तक टाइम है, इसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, अब राइट इशू प्राइस बोला है 15 रुपीज। ठीक है, तो ये जो राइट इशू है इसका प्राइस बोल रखा है 15 रुपीज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ राइट इशू मतलब यहाँ पर पे करेगा ना, जो भी शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट शेयर खरीदेगा वो इस डेट को राइट इशू प्राइस पे कर देगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ 15, पहले भी पे कर सकता है लेकिन लास्ट डेट यही वाला है। ठीक है, पहले भी पे कर सकता है लेकिन मैंने यहाँ पर लिख लिया, मतलब ड्रॉ में तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, तो ये लास्ट डेट यहाँ इस दिन खरीदेगा। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है राइट इशू इज ऑन न्यू शेयर्स फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग दैट इज 1 लाख न्यू शेयर्स। मतलब समझ में आया कि नहीं, देखो बोल रहा है, नहीं समझ में आया होगा। राइट इशू इज 1 न्यू शेयर्स, राइट इशू में एक नए शेयर्स दिए जाएंगे फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर पहले से किसी के पास 5 शेयर्स है तो एक नया राइट शेयर दिया जाएगा। एक्चुअली राइट हो बोनस शेयर हो ये सब रेशियो में डिक्लेयर होता है। कैसे, मतलब प्रीवियसली अगर आपके पास इतना, क्योंकि एग्जिस्टिंग वालों को दिया जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पहले ट्रस्ट किया था, तो इस वजह से उनको आज के डेट पे कंसेशनल रेट पे शेयर दिया जाएगा। तो अगर किसी के पास पहले से 5 शेयर्स है तो फिर उसे एक राइट शेयर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे बोलो अगर किसी शेयर होल्डर के पास, बेचारे के पास 3 एग्जिस्टिंग शेयर्स है, ठीक है, तो क्या उसे राइट शेयर मिलेगा? नो नो मैम। मैम। नहीं मिलेगा, क्योंकि कम से कम कंपनी ने कंडीशन लगा दिया है, देखो 5 होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अगर कंपनी के 5 लाख इक्विटी शेयर्स है तो फिर कंपनी को कितना राइट शेयर देना पड़ेगा? अब कोई लिया नहीं लिया बात अलग है, लेकिन कंपनी अपना कैलकुलेशन कर रखेगी ना कि भाई मेरा 5 लाख इक्विटी शेयर्स है तो मुझे राइट शेयर देने से इतना देना पड़ेगा। अगर कोई नहीं लिया तो नहीं देगा उतना सारा, लेकिन अपना कैलकुलेट तो कर रखेगा। तो अगर कंपनी का ओल्ड इतने सारे इक्विटी शेयर्स है तो बोलो कितने सारे राइट शेयर्स कंपनी को इशू करने पड़ेंगे? मैम 1 1 लाख। लाख। 1 लाख। ठीक है, 5 के बदले एक के बदले 5, 5 का एक का 5। ठीक है, और 5 लाख का फिर जाएगा 1/5 इंटू 5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख, वही चीज यहाँ पर बोला है। ठीक है, बोल रहा है अगर किसी के पास राइट इशू है, सॉरी राइट इशू एक नया शेयर्स मिलेगा, बदले में उसके पास 5 जो है पुराने शेयर्स होने चाहिए, तो उस हिसाब से देखा गया कि कंपनी का राइट इशू 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होगा। अच्छा, राइट इशू प्राइस 15 बोला है, तो यहाँ पर लिख दे नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1/5 इंटू 5 लाख, 1 लाख। ठीक है, मैंने लिख दिया, अगर तुम लोग को ये सब लिखना है तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि अभी समझ रहे हो सकता है बाद में भूल जाओ जब रिवीजन वगैरह करोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लिख लेना चाहिए। ठीक है, लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लेना चाहिए, ऐसा मत सोचो कि याद रह जाएगा, लिख लो। फिर बोल रहा है राइट इशू का प्राइस 15 लगाया है इन्होंने, लिख लिया मैंने वो चीज। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि राइट इशू इज फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 1 मार्च 2002 was 21। ठीक है, बोल रहा है राइट इशू होने के जस्ट पहले 1 मार्च 2002 के पहले, क्योंकि 1 मार्च 2002 राइट एक्सरसाइज हो रहा है, तो इसके पहले बोल रहा है फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है। ठीक है, फेयर वैल्यू का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू एक इक्विटी शेयर्स का कितना चल रहा था, ये फेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू के साथ मत मैचअप कर दो कि फेस वैल्यू तो मैम ने 10 बोला था शेयर्स का होता है, वो फेस वैल्यू होता है, ये फेयर वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू शेयर्स का है 21। ये कौन सा प्राइस है, एक्स राइट की कम राइट? बोलो, आज स्टार्टिंग में सीखा ना, ये एक्स राइट प्राइस है कि कम राइट प्राइस है? मैम कम राइट। कम राइट है। ठीक है, देख के बताओ, अगर नहीं याद है तो देख के बताओ, कम राइट प्राइस है। शेयर राइट शेयर्स के राइट शेयर्स इशू होने के पहले के प्राइस को कम राइट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर्स का प्राइस है 21। ठीक है, ₹21 पर शेयर, और इस प्राइस को हम लोग बोलेंगे कम राइट प्राइस। ठीक है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राइट शेयर्स इशू होने के पहले के प्राइस को कम राइट प्राइस बोला जाता है, इसीलिए मैंने बोला, और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर, हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है? बेसिक अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मतलब BEPS कैलकुलेट करके देना है। तो कैसे करके निकालेंगे BEPS? तो देखो राइट शेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज जो राइट शेयर लिखा था, चलो देखो,
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग स्टेप 2 में निकालेंगे पेड पार्ट बोनस पार्ट, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट ईपीएस एज यूजुअल विथ पेड पार्ट ऑन टाइम बेसिस एंड बोनस पार्ट विथ नो टाइम बेसिस, ठीक है। अब देखो कैसे करके होगा। सबसे पहले राइट शेयर आया तो ये 3 स्टेप में क्वेश्चन करना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट प्राइस एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा, मतलब राइट इशू होने के बाद जो प्राइस है वो निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में निकालेंगे मार्केट प्राइस एक्स राइट या फिर एक्स राइट मार्केट प्राइस। कैसे निकलेगा, अभी मैंने तुम लोग को बोला था कि उतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करोगे, उस लॉजिक के साथ ही करो। तो कितना कंपनी का शेयर कैपिटल, एक मतलब ऐसे निकालेंगे ना, कितना शेयर कैपिटल था इक्विटी राइट शेयर इशू होने के बाद कितना शेयर कैपिटल होगा। तो बोलो कंपनी का प्रीवियस शेयर्स कितना था, राइट इशू होने के बाद 5 शेयर्स lakh. 5 लाख, 5 राइट लाख। इशू होने के पहले 5 लाख शेयर्स थे। और हमेशा यहाँ पर क्या लेना होता है, मार्केट वैल्यू, ये फेस वैल्यू का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कौन सा लेंगे, क्योंकि राइट इशू होने के पहले का नंबर ऑफ, 21। हाँ, तो राइट इशू होने के पहले का प्राइस लेना है, तो कितना लेंगे 21, ठीक है। अब कंपनी ने और शेयर्स इशू किया, राइट शेयर्स कितना सारा, ये ड्रॉ में ही दिख रहा है, अगर ड्रॉ किए हो तो ड्रॉ करना बेटर होता है, बोलो कितना 1 दे, लाख। 1 लाख, 1 lakh. ठीक है। और इसका प्राइस क्या है, जितने में ये इशू करने का सोचा गया है, कितने में इशू करने का सोचा गया, 15, ठीक है। 15। ये टोटल वैल्यू हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 6 मैम lakh. 6 लाख। 6 लाख। अब ये कैलकुलेट करके मुझे बता दो कितना आएगा। मैंने और रुपीज रुपीज नहीं लिखा है, तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ। पूरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि रुपीज इतना पर शेयर जो भी होगा। मैम 20 आंसर। ₹20 पर शेयर, मतलब राइट इशू हो जाने के बाद, मतलब अब इसके बाद से शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या चलने लगा, 20। इस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स राइट प्राइस, है ना, एक्स राइट मार्केट प्राइस या फिर एक्स राइट प्राइस। अच्छा, अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 जैसा जैसा मैंने लिखवाया है पहले वो लिख देते हैं, फिर हम समझाएंगे। तुम लोग भी देख देख के लिख लो। सबसे पहले लिखना है स्टेप 2 में, कहाँ गया भाई स्टेप 2, पेड पार्ट, ठीक है। पेड पार्ट बोल के लिखो यहाँ पर, पेड पार्ट। पेड पार्ट का फॉर्मूला है राइट इशू इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट, मार्केट प्राइस एक्स राइट, ठीक है। इसको पहले जस्ट कॉपी पेस्ट करो, समझा देंगे। अब तुम लोग मुझे इसका वैल्यू बताओ कि क्या लिखे, राइट इशू कितना था, मतलब नंबर ऑफ राइट इशू है ये, बोलो कितना होगा। Ma'am, 1 lakh. 1 लाख, अच्छा। राइट प्राइस 15, ma'am. मैम 15। और एक्स राइट प्राइस, 21. ठीक से बोलो 21 की 20, एक्स राइट प्राइस मैम 20। 20। अच्छा, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। मैम 75,000। ठीक है 75,000, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट बोनस पार्ट। बोनस पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, राइट शेयर माइनस पेड पार्ट, लिखो राइट शेयर माइनस पेड पार्ट, राइट शेयर माइनस पेड पार्ट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ राइट शेयर्स का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितना है जो इशू हुआ है, 1 लाख। 1 लाख। पेड पार्ट कितना निकल के आया, अभी अभी निकाला हम लोगों ने, 75। तो फिर माइनस करने से कितना आ जाएगा, 25,000। ये क्या है, सब शेयर्स है, ठीक है। पेड पार्ट शेयर्स ये हो गया, जो है बोनस पार्ट शेयर्स और पेड पार्ट शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा,
अब समझते हैं कि ये पेड पार्ट और बोनस पार्ट क्या है। ठीक है, तो देखो कंपनी को कितना राइट शेयर इशू करना पड़ेगा, 1 लाख राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 करके। लेकिन ये 15 तो कंसेशनल प्राइस है, ये 15 तो कंसेशनल प्राइस है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला राइट शेयर्स जो ऑफर करता है कंपनी वो कंसेशनल रेट पे करता है। तो फिर वैल्यू कितना होगा, 15 लाख। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा 15 लाख रुपीस। यहाँ पर हम लोगों ने वही किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक्चुअली इसका मार्केट प्राइस कितना है, ये जो हम लोगों ने राइट शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना हुआ, 20 रुपीज। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे करके कि 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 करो और मुझे बताओ कितना आता है। मैम 15 लाख। 15 लाख आ रहा है। ठीक है, रुपीज में आया क्योंकि मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया। और 25,000 शेयर्स एट द रेट फ्री, मतलब नो कॉस्ट, तो फिर ये हमारा नील हो गया। ठीक है, अब समझो, ये है पेड पार्ट और ये हो गया बोनस पार्ट। ठीक है, अब एक्चुअली ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो तुम लोग एस पढ़ रहे हो एस 20, उसमें क्या बोला है, उसमें बोल रहा है कि हमें पेड पार्ट और बोनस पार्ट को अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। अब पेड पार्ट और बोनस पार्ट होता क्या है, क्योंकि कंपनी का शेयर का वैल्यू 20 रुपीज करके हो गया है। ठीक है, 20 रुपीज करके हो गया है, तो मुझे एक चीज बताओ कि कंपनी ने तो टोटल 15 लाख का राइट शेयर इशू किया है, वैल्यू 15 लाख वैल्यू का राइट शेयर इशू किया है। राइट शेयर इशू करने के बाद अगर कंपनी का एक एक शेयर 20 रुपीज का हो गया है, तो कंपनी ने, मुझे एक चीज बताओ, मतलब ऐसे ऐसे समझाना है मुझे, रुको। हाँ, ये देखो 15 लाख वैल्यू है और इस शेयर्स का वैल्यू, ये जो वैल्यूएशन है ये तो आया था राइट शेयर्स इशू करके। अब राइट शेयर इशू होने के बाद कंपनी का अगर शेयर का प्राइस 20 रुपीज करके हो चुका है, तो कंपनी का कितना शेयर्स हुआ बोल सकते हो, मतलब 15 लाख वैल्यू और एट द रेट ऑफ अगर 20 करके है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ, डिवाइड करके बताओ कितना होता है। मैम 75,000। 75,000, मतलब ये कंपनी एस 20 जो है ये बोलना चाह रही है कि कंपनी का एक्चुअली जो है 20 करके क्योंकि शेयर्स का वैल्यू है, तो पेड पार्ट, मतलब हम लोग इसको ऐसे रिवर्सली बोलेंगे कि 20 रुपए का 75,000 शेयर्स है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो इशू किया है 1 लाख, तो इसका मतलब ये कंसिडर होगा कि कंपनी क्योंकि कंसेशनल रेट पे दे रही है ना 15, तो फिर ऐसे कंसिडर होगा कि 75,000 20 करके अगर होता है तो 75,000 शेयर्स होगा। और लेकिन कंपनी तो 1 लाख दिखा रही है, तो बाकी बैलेंस शेयर्स हम लोग बोलेंगे कि फ्री में दिया है। ठीक है, बाकी बैलेंस शेयर हम लोग बोलेंगे फ्री में दिया है। इस तरीके से एस 20 में इसे दिखाना पड़ता है। ठीक है, मतलब सीधा बात है, एस 20 ये बोल रहा है कि आपका शेयर्स तो एक एक शेयर्स 20 रुपए वाला है। ठीक है, आपने जो शेयर्स इशू करने के बाद आपका शेयर्स 20 रुपए का हो गया, उसका वैल्यू है 15 लाख। ठीक है, क्योंकि ये राइट शेयर्स के वजह से ही तो वैल्यू गिर के 20 हो गया है ना, इसके पहले वैल्यू तो हमारा 21 था, तो ये 20 वैल्यू क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 15 लाख का शेयर इशू किया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने एक एक कितने सारे शेयर्स इशू किए, एक शेयर्स 20 का 15 लाख का शेयर इशू किया, तो हम लोगों ने 75,000 का शेयर इशू किया, बट एक्चुअली में तो 1 लाख का किया। मतलब ये कंसिडर करो कि ये फ्री का शेयर है। बाकी कैसे निकालोगे, 1 लाख माइनस 75 करने से जो आंसर आएगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, 1 लाख माइनस 75 करने से आ जाता है 25। ठीक है, तो इसका मतलब बोनस पार्ट ये हो गया, तो ये फ्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे निकाला है हम लोगों ने, ये देखो बोनस पार्ट कैसे निकाला, नंबर ऑफ राइट शेयर्स अभी दिखाया मैंने, 1 लाख माइनस हो जाएगा पेड पार्ट। और पेड पार्ट कैसे निकालना है, पेड पार्ट देखो यहाँ पर ये लॉजिक क्या बोला है, ये लॉजिक बोल रहा है कि राइट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट इनटू 1 लाख। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि 15 रुपीज का शेयर्स एक्चुअली मार्केट में 20 का लिस्टेड हुआ, 15 रुपीज का जो शेयर्स है वो मार्केट में 20 का चला गया एवरेज होने के बाद। ठीक है, हम लोगों ने तो 15 का दिया था, लेकिन वो एक्चुअली मार्केट में 20 रुपीज का है। ठीक है,
या ये थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा, सॉरी, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना पड़ेगा। 20 रुपीज मार्केट प्राइस है, 20 रुपीज मार्केट प्राइस है एक शेयर्स का, जिसको हम लोगों ने 15 में इशू किया था, ठीक है। तो 1 रुपया मार्केट प्राइस हो जाएगा उस शेयर्स को जिसको हम लोगों ने 15/20 में इशू किया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये एक शेयर्स का वैल्यू हो गया, एक शेयर्स का वैल्यू हो गया इतना, तो फिर 1 लाख का कितना होगा, इंटू 1 लाख, ठीक है। इंटू 1 लाख करने से ये 75,000 आ जाएगा। ऐसे करके समझ सकते हो, ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, फॉर्मूले में सिंपल यही लिखा हुआ है कि मार्केट प्राइस में चेंजेस क्या हुआ, जो 15 में इशू किया था वो 20 में जो है मार्केट प्राइस में लिस्टेड हुआ है, ठीक है, एवरेज होने के बाद। तो फिर 1 लाख का कितना हो जाएगा, एक शेयर्स का ये कंडीशन है, तो फिर 1 लाख का कितना हो जाएगा, 75,000। अभी मैंने यूनिटरी मेथड करके दिखाया ना तुम लोगों को कि 20 में लिस्टेड हुआ जो 15 में इशू हुआ था, तो 1 में लिस्टेड होगा जो 15/20 में जो है इशू हुआ, तो फिर 1 लाख इंटू करने से हमें पता चल जाएगा कि 1 लाख शेयर्स का कितना जो है, यहाँ पर 1 लाख शेयर्स जो है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स को हमें बताएगा, ठीक है। तो 75,000, या फिर मैंने जैसे यहाँ पर समझाया वैल्यू से डिवाइड कर लो तो भी होगा, ठीक है, कि 15 लाख का शेयर्स है लेकिन वो तो 20 रुपीज वाला था, तो एक्चुअली 75,000 शेयर्स हमें इशू करने चाहिए थे, क्योंकि वो कंसेशनल रेट पे किया तो 25,000 एक्स्ट्रा गया, फ्री में गया मान के, वो फिर हमें कंसीडर करना पड़ेगा बोनस पार्ट बोल के, ठीक है। तो ये बोनस पार्ट हो गया, इस तरीके से हमें बोनस पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोनस पार्ट को हमें क्या करना है, रीस्टेटमेंट भी करना पड़ेगा। बोनस पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्टेटमेंट, ये भी लिखा हुआ था, कहां पर लिखा हुआ था, ये देखो, रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा बोनस पार्ट में, ठीक है। और एक चीज भी यहाँ पर देखो, ये टाइम बेसिस नहीं होगा बोनस पार्ट, नो टाइम बेसिस, और ये जो है टाइम बेसिस होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 3, स्टेप थ्री में क्या करना है ये देख लो। स्टेप 3 में कैलकुलेट ईपीएस एज यूजुअल, जैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर और अर्निंग, ये दोनों निकाल के विथ पेड पार्ट ऑन टाइम बेसिस एंड बोनस पार्ट विथ नो टाइम बेसिस, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो 1 जैन को यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है, 1 जैन को ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स कितना था, ओपनिंग बैलेंस हमें कौन से ईयर का निकालना है, इस साल का, इस साल का, ठीक है, इस साल का, क्योंकि इस साल तो राइट इशू हुआ है। तो ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स इस साल कितना था, मतलब 1 जैन 2002 का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पर ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहा होगा, बोलो कितना रहा होगा ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स, प्रायर राइट इशू तो पता रखा है कितना था, 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। इस पे कोई टाइम बेसिस वगैरह नहीं लगता है, सिंपल 5 लाख हो गया। इसके बाद कब इशू हुआ है, यहाँ पर ड्रॉ देख के बोलो, इसके बाद कब इशू हुआ है, यहाँ पर तो 5 लाख शेयर्स था, इसके बाद कब इशू हुआ है, ये नहीं दिख रहा है, 1 कब, मार्च 1 मार्च को राइट इशू हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मार्च 2002 राइट इशू, ठीक है। अब राइट इशू में कैसे होगा, पेड पार्ट और बोनस पार्ट, पेड पार्ट कितना है 75,000, ठीक है, पेड पार्ट है 75,000 जो कि टाइम बेसिस पे होगा, तो बोलो टाइम कितना लगेगा, टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो लास्ट दिन ही सिखाया था, 1 मार्च से लेके कहाँ तक कैलकुलेट करना है, ईयर एंड तक, मैम 10/12 10/12, बोलो कितना आ रहा है, मैम 62,500 62,500। और बोनस पार्ट का कितना होगा 25,000, लेकिन वो तो टाइम बेसिस पे नहीं होता है, तो 25,000 ये नो टाइम बेसिस है, वो तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, आज भी पता है, नो टाइम बेसिस, तो यहाँ पर 25,000, तो बोलो कितना होगा टोटल,
मैम 5,87,500। हो गया 5,87,500 शेयर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? नॉर्मल बीपीएस। बीपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला, तो डिवाइडेड बाय ये लिख दिया, आउटस्टैंडिंग एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हो गया। अब अर्निंग कितना था? अर्निंग दिखेगा इस साल का, ये ड्रॉ से भी दिखा सकते हैं, जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। बोलो अर्निंग कितना है? मैम 15 लाख। 15 लाख। ठीक है, प्रॉफिट ही तो अर्निंग होता है, अभी तो देखा हम लोगों ने। प्रॉफिट मतलब ही तो अर्निंग। अब बोलो कितना होगा, डिवाइड करें। मैम 2.55। 2.55 रुपीज, 2.55 पर शेयर्स। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। देखो 2.55 पर शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज किया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2001 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? रीस्टेटमेंट। क्यों? देखो, क्योंकि रीस्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था। देखो रीस्टेटमेंट वाला पॉइंट अब पढ़ो, जो लास्ट क्लास में लिखा था, तो समझ में आएगा। रीस्टेटमेंट में क्या लिखा था हम लोगों ने? 11th नंबर पॉइंट, if the number of equity share increases, then calculation of BEPS and DPS should be adjusted for all the period presented। ठीक है, जितना पीरियड रहेगा वो सारे पीरियड का चेंजेस बीपीएस डीपीएस हमें दिखाना पड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो देखो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग का इंक्रीज हुआ कैसे? पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था? ये देखो, पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख था, चेंज होकर टोटल में कितना आ गया? 5,87,500। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द कैलकुलेशन ऑफ बीपीएस डीपीएस। हम लोग तो बीपीएस कैलकुलेट किया ना इस क्वेश्चन में, तो यहाँ बीपीएस तो दिया है, शुड बी एडजस्टेड फॉर ऑल द पीरियड्स। ऑल द पीरियड्स मतलब जितने पीरियड्स गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो कौन कितना पीरियड है? 2 पीरियड है, एक 2001 20x1 और एक 20x2। ये 20x1 पीरियड और 20x2 पीरियड। तो हमें सारे पीरियड्स का बीपीएस, तो इस पीरियड का तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमें इस पीरियड का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रीस्टेटेड। ठीक है, यहाँ नहीं किया हुआ है, लेकिन ये करना पड़ेगा। इसके लिए 1 मार्क होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो भी टोटल मार्क्स होगा उसमें 1 मार्क ये रीस्टेटेड के लिए रहेगा। भले ही यहाँ पर नहीं किया हो, तुम लोग को एग्जाम में करके आना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रीस्टेटेड। अगर मान लो हमारे पास 2010 का भी कुछ डेटा रहता, मान लो ऐसे 2010 का भी कुछ डेटा होता, तो भी हमें उस पीरियड का भी रीस्टेटेड कैलकुलेट करना पड़ता फॉर ऑल पीरियड। इसीलिए देखो रीस्टेटेड में क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल पीरियड। ठीक है, ऑल पीरियड प्रेजेंटेड, जितना भी पीरियड होगा सभी पीरियड के लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक ही पीरियड है तो हम करके दिखा रहे रीस्टेटेड कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीपीएस फॉर 20x1। जैसे ये बीपीएस कब का निकला? 20x2 का। ठीक है, बीपीएस फॉर 20x1 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ओरिजिनली देखते हैं कितना होगा। ओरिजिनली स्टेटेड, अगर ओरिजिनली देखे तो कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला है? सेम यही वाला, जो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो मुझे बोलो यहाँ पर प्रॉफिट और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है इस पीरियड के लिए? इस पीरियड के लिए प्रॉफिट और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? मैम प्रॉफिट 11 लाख है और इक्विटी शेयर 5 लाख। हाँ, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि शुरुआत में अगर ये है तो ये क्लोजिंग में था, मतलब 11 लाख बाई 5 लाख। तो मुझे बोलो ये कितना आंसर आएगा? रुपीज 11 लाख बाई 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। मैम 2.2। 2.2। ठीक है, अब रीस्टेटेड, ये ओरिजिनली था, रीस्टेटेड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 लाख। क्या करना होगा? अर्निंग तो इतना ही, अर्निंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स। कितना हुआ है? 5 लाख। कितना हो जाएगा बता सकते हो कितना हो? यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 5 लाख तो है ही। ठीक है, प्लस और कितना होगा? मैम और 1 लाख। 1 लाख नहीं, देखो 5 लाख तो था, 1 लाख तो पूरा राइट इशू है। हमें कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा इसमें? सिर्फ और सिर्फ बोनस पार्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बोनस पार्ट लेना होगा। तो बोलो कितना होगा?
ये देखो मैम लिखा देन हुआ है। 25,000। हाँ हाँ, देखो अब देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने, कैलकुलेट ईपीएस एज यूजुअल विथ पेड पार्ट ऑन टाइम बेसिस एंड बोनस पार्ट विथ, अच्छा ये तो उसके लिए लिखा हुआ था एंड बोनस पार्ट, अच्छा वो चीज नहीं लिखवाया है। अच्छा ठीक है, नहीं लिखवाया, बट ये क्वेश्चन में बता रहे, तो ये याद रखो, अगर हम लोग रीस्टेटेड करेंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्टेटेड में ओरिजिनली पहले कैलकुलेट करेंगे, रीस्टेटेड जब कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ये जो 5 लाख पहले से था प्लस बोनस पार्ट लेना पड़ेगा, जितना बोनस पार्ट होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 11 लाख डिवाइडेड बाई 5,25,000, बोलो कितना होगा। मैम 2.095। 2.095 यानी हम लोग बोल सकते हैं 2.1, ठीक है, 2.1 ये होता है रीस्टेटेड। रीस्टेटेड क्यों होता है, यहाँ पर लिखते हैं, ये 5,25,000 जो हुआ ना, ये 5,25,000 जो हुआ ये होगा ड्यू टू बोनस, ड्यू टू बोनस, ठीक है, बोनस की वजह से हम लोग इसे रीस्टेटेड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.1, सिर्फ बोनस पार्ट से रीस्टेटेड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इलास्ट्रेशन 4 किया, 5 भी कर लिया हम लोगों ने। अब ये एक और क्वेश्चन, ये वाला बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2001 12 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2001 5 लाख, ये भी बता दिया है, ठीक है। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 20, मार्केट प्राइस बता दिया है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 2001 1 लाख, एक्सरसाइज प्राइस फॉर शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2001, कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स, हमें बीपीएस और डीपीएस कैलकुलेट करने बोला है। यहाँ पर ऑप्शंस का बात हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्शंस तो बताया था होता क्या है, जैसे कि ईशॉप, ठीक है, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने ये भी बताया जब हम लोग राइट शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जैसे राइट शेयर्स का रूल होता है, जो ऑप्शन है उसका रूल्स भी वैसा ही होगा। ये कहाँ पर लिखवाया था, ये देखो, इन केस ऑफ शेयर्स ऑप्शन जस्ट लाइक राइट कैलकुलेट, तो राइट शेयर्स का जो 3 स्टेप्स था उसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करके होगा। इलास्ट्रेशन 6, अच्छा सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, हमें कैलकुलेट, तो देखो बेसिक बीपीएस कितना होगा, बोलो बीपीएस कितना होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है देख के बताओ, बीपीएस तो आराम से बता सकते हो, बोलो कितना होगा। म्यूट कर लो ना, किसी का ये हो गया है, अनम्यूट हो गया। मैम 2.4। 2.4, अच्छा कैसे आएगा बोलो, 2.4 सही आंसर है। क्या क्या होगा, नेट मैम प्रॉफिट, 12 लाख बाई 5 लाख, हाँ तो नेट एक्चुअली प्रॉफिट क्या है, बाई, हाँ अर्निंग यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, सिंपल तो ये होगा ना, तो ये है 12 लाख, ठीक है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर सब दे दिया है हम लोग को, देख 5 लाख, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.4, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, बेसिक ईपीएस, ये बेसिक ईपीएस 2.40 कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब बाकी डेटा पे चलते हैं, निकालना है डीईपीएस, ठीक है, डीईपीएस निकालें, डीईपीएस, ठीक है। तो डीपीएस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अभी किया हम लोगों ने, डीपीएस निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये राइट शेयर्स जैसे होगा ऐसे होगा, ठीक है, राइट शेयर्स में राइट प्राइस निकालना पड़ता है जो कि यहाँ नहीं निकालना पड़ेगा। बाकी हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी हमारा कैलकुलेशंस ये यहाँ पर देख लो, जो लिखा हुआ है वही रूल्स फॉलो करेंगे। ये देखो इसमें डीपीएस ऑप्शंस के केस में पेड पार्ट बोनस पार्ट ये दोनों पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर नॉर्मल निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डीपीएस लिख के जगह रख दिया है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं पेड पार्ट और बोनस पार्ट का, पेड पार्ट और बोनस पार्ट, ठीक है। तो पेड पार्ट कैसे निकालेंगे,
तो पेड पार्ट का रूल्स देख लो क्या है, पेड पार्ट कैसे निकालना है। नंबर ऑफ पेड पार्ट बोल रहा है नो डायल्यूटिव, सो इग्नोर, एक सेकेंड, ये वाला हम लोग का कौन सा है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एवरेज नंबर ऑफ, ये हमारे लिए ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है। एवरेज फेयर वैल्यू अपन इक्विटी शेयर्स, हाँ 21 लाख, एक्सरसाइज प्राइस फॉर शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग 50, एक्सरसाइज प्राइस, डीपीएस ऑप्शंस वाला दिया है, ठीक है। अच्छा, पेड पार्ट, पेड पार्ट का कैलकुलेशन वैसे ही होगा, लेकिन इसमें बोला है इग्नोर नो डाइल्यूटिव, अगर है तो इग्नोर करना है, बोनस पार्ट डाइल्यूटिव, बोनस पार्ट इक्वल टू डाइल्यूटिव एडेड टू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओ अच्छा, ये डीपीएस जब कैलकुलेट करेंगे तब इसको पुट करेंगे, बाकी हमारा राइट शेयर्स के जैसे ही होगा, ये दिखाते ये कैसे एप्लीकेबल होगा, लेकिन बाकी हमारा राइट शेयर्स के जैसे ही होगा। राइट शेयर्स के जैसे का मतलब पेड पार्ट और बोनस पार्ट पहले हमें राइट शेयर जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे शेयर्स जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शंस ड्यूरिंग द ईयर, तो जैसे राइट जितना इशू हुआ था हम लोगों ने उस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, यहाँ पर कितने ऑप्शन में शेयर्स इशू हुए वो दिया हुआ है, कितना 1 लाख, ठीक है। ऑप्शंस में कितने सारे शेयर्स इशू हुए ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे निकाला था, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, ये देखो नंबर ऑफ राइट इशू इनटू राइट प्राइस बाय मार्केट प्राइस एक्स, राइट, तो 1 लाख राइट इश्यूज था, तो यहाँ पर ऑप्शन इश्यूज कितने हैं 1 लाख, ये कैलकुलेट करके हमें दे दिया है। और क्या करना पड़ेगा, राइट प्राइस बाय मार्केट प्राइस एक्स, राइट, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस फॉर ऑप्शन, जैसे वो राइट प्राइस था तो एक्सरसाइज प्राइस फॉर ऑप्शंस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ये रहा एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2001, तो 15/20 होगा, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, मतलब वैल्यू सेम है और क्या, क्वेश्चन में वैल्यू सेम दिया हुआ है 15/20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख बाई 20 करने से कितना आता है 5000 इंटू 15, ये हो गया 75,000 शेयर्स, ठीक है। अब हम लोग बोनस पार्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 1 लाख में से अगर मेरा पेड पार्ट 75,000 है तो बाकी बचा हुआ मेरा बोनस पार्ट होगा, यानी ये हो गया मेरा 25,000 शेयर्स, ठीक है। तो सेम वैसे ही निकालना है जैसे राइट शेयर्स का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है पेड पार्ट को हमें क्या करना है, इग्नोर, ठीक है, ऑप्शन वाले केस में दिया हुआ है, देखो ऑप्शन का जो रूल्स लिखा है वहां पर मैंने लिखा हुआ है पेड पार्ट को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है, ये देखो। और बोनस पार्ट को हमें क्या करना है, एडेड टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोनस पार्ट हमारा हो जाएगा ये वाला डाइल्यूटिव होगा, इसीलिए एडेड टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और इसे करना इग्नोर, और साथ ही साथ इसे रीस्टेटेड करना पड़ेगा अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का कुछ प्रॉफिट वगैरह का डेटा दिया हुआ हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे देयरफॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा, पहले से कितना था 5 लाख, ठीक है, पहले से था 5 लाख, और ऐड हो जाएगा, कौन सा पार्ट ऐड होगा, अभी मैंने लिखवाया एडेड हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में सिर्फ बोनस पार्ट यानी 25,000, तो ये हो जाएगा 5,25,000, ठीक है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये आ जाएगा 5,25,000, ये हम लोग का क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है, ये हम लोग का डिनोमिनेटर आ गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे अपना डीपीएस, तो यहाँ पर ये 5,25,000 आ गया, ठीक है। और ऊपर अर्निंग लिखना पड़ेगा, तो अर्निंग कितना है, अर्निंग में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये 12 लाख जो है 12 लाख ही रहेगा। डिवाइड करो, डिवाइड करने से देखो कितना आएगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000, तो देखते कितना आता है, 2.28 2.285। अच्छा 2.285 यानी हम लोग बोल सकते हैं 2.2, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं 2.2,
अच्छा 2.29, अच्छा ठीक है, तो 9 भी हो जाएगा क्योंकि 285 है तो 2.29 भी होगा आराम से, ठीक है 2.29 बस हो गया, और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर रीस्टेटेड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि रीस्टेटेड करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए। अगर हमारे पास 20x1 है, अगर हमारे पास 20 मतलब इसके आगे वाला जो भी ईयर होता है, ठीक है, अगर हम इसे x को 0 मान लेते हैं, ये 2001 है, तो 2000 का अगर हमारे पास प्रॉफिट होता ईयर 2000 का, तो फिर हम लोग उसे रीस्टेटेड करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो इसे रीस्टेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें जो ऑप्शंस है वो दे दे तो उसको भी तुम लोग एक काम करना, ऑप्शन दे दे तो तुम लोग सीधा ये ऑप्शन को राइट बोल के ही सोच लेना, तो राइट में जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस को हमें क्या मान लेना है, राइट के तरह ही, क्योंकि सेम एज राइट होगा, मैंने बोला ना। तो राइट का जो स्टेप्स फॉलो होता है इसमें भी सेम वही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट का जो स्टेप्स था वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो बीपीएस तो नॉर्मल निकल गया, डीपीएस निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अर्निंग तो दिया हुआ होता है और नीचे हमें ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी हम लोगों ने वैसे ही किया था, ठीक है। तो यहाँ देखो वेटेड एवरेज, ये पहले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी तो हम लोगों ने इसी तरीके से किया हुआ था, यहाँ पर ये यहाँ पर डिवाइड वगैरह करके आंसर निकाला था, ठीक है 15 लाख। अब ये 5,87,500 कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ा, मतलब राइट इशू होने के बाद का प्राइस, जो कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस जो है हमें दे दिया है 15, ठीक है, जैसे राइट इशू प्राइस होता है। और हमें यहाँ पर एवरेज फेयर वैल्यू वन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2001 ये भी बता दिया है, कितना 20 रुपीज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शंस, मतलब कितने सारे शेयर्स ऑप्शन में, मतलब राइट के हिसाब से इशू हो रहे हैं या फिर ऑप्शन में इशू हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो है सिस्टम एक ही जैसा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑप्शन में इतना सारा शेयर्स इशू होने का मतलब नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितना इशू हो रहा है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स के तरह नंबर ऑफ ऑप्शन शेयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, जो कि हम लोगों ने खुद से निकाला था, ये 1 लाख यहाँ पर कैलकुलेट करके, बट यहाँ दिया हुआ है इनटू राइट प्राइस बाय मार्केट एक्स राइट प्राइस। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हम लोगों ने निकाला 15/20, यहाँ पर भी राइट प्राइस तो नहीं रहेगा, ऑप्शन प्राइस रहेगा, 15 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू यानी मार्केट प्राइस 20 करके ये 75,000। मतलब ये जो 1 लाख ऑप्शन का जो है शेयर्स इशू हुआ, एक्चुअली देखो इसका मार्केट में प्राइस कितना करके है, 20 करके है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज प्राइस दिया था 15 करके, तो अगर हम लोग 1 लाख को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअली पेड पार्ट कितना हो रहा है, ठीक है। जो मैंने वहां पर लॉजिकली जैसे समझाया सेम यहाँ पर वही है कि 1 लाख शेयर्स हम लोग जो इशू कर रहे हैं उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, उसका वैल्यू तो एक्चुअली 1 लाख इंटू 15 होगा, क्योंकि लेकिन मार्केट में तो वो 20 रुपीज का शेयर्स है, ये इंप्लॉय लोगों को 15 में ऑफर किया जा रहा है ना। तो अगर 15 रुपीज करके उसका वैल्यू है तो फिर ये 75,000 पेड पार्ट आएगा, क्योंकि 1 लाख इंटू 15,000 हमारा 15 लाख का वैल्यू हुआ। मतलब इंप्लॉय को अगर हम 1 लाख शेयर्स 15 रुपए में इशू कर रहे हैं तो हम 15 लाख का शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में यही मेरा शेयर अगर हम देते तो ये एक शेयर 20 रुपए का होता, मतलब हमें 75,000 शेयर देना पड़ता। बात तो यही हुआ ना, हम इंप्लॉय को बोल रहे हैं कि भाई 15 में ले जाओ, कौन सा शेयर 20 रुपए वाला, ऐसा मैंने 1 लाख शेयर्स दिया, अगर हम उनको नहीं देते, उनको अगर नहीं देते तो मेरा 75,000 शेयर्स इशू करने से ही होता। अगर हम उनको दे रहे हैं तो कंसेशनल रेट पे दे रहे, अगर कंसेशनल रेट पे नहीं दिया होता तो फिर ये 15 लाख शेयर्स जो हम 15 लाख रुपीस का जो वैल्यू है शेयर्स का, उस पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ते, 75,000। तो ये पेड पार्ट, तो बाकी क्या हो गया बोनस पार्ट, ठीक है। अब ये हो गया पेड पार्ट और बोनस पार्ट हम लोग माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना बोनस पार्ट हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है। वो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था, यहाँ राइट शेयर्स का इशू जो है, देखो यहाँ पर राइट इशू भी ऐड होता है, पेड पार्ट बोनस पार्ट दोनों ऐड होता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखो, ऑप्शन में बोनस पार्ट ऐड होगा 25,000, क्योंकि वो डाइल्यूटिव होता है लेकिन पेड पार्ट डाइल्यूटिव नहीं होता है, ठीक है। इस केस में सिर्फ बोनस पार्ट ऐड होगा, तो डिनोमिनेटर पता चल गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर अर्निंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.29, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर रीस्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है, रीस्टेटमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये जो रीस्टेटमेंट था उसमें एक चीज और बता देते हैं, देखो रीस्टेटमेंट जो था, ये जो बोला है ना
इक्विटी शेयर इंक्रीजेस, ये इंक्रीज ड्यू टू बोनस होना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू बोनस होना चाहिए। तो रीस्टेटमेंट जो है उसमें फिर बोनस का इम्पैक्ट इसीलिए आता है। राइट शेयर्स में रीस्टेटमेंट हुआ, इसमें क्यों नहीं होगा रीस्टेटमेंट? क्योंकि रीस्टेटमेंट होने के लिए हमें ऑल द पीरियड्स मतलब मोर देन प्रीवियस पीरियड चाहिए, जो करेंट पीरियड से आगे का पीरियड चाहिए, चाहे 1 हो 2 हो, अगर 5 हुआ तो 5 पीरियड का ही हमें करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही पीरियड, एक भी पीरियड नहीं, सिर्फ 20x1 है। जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखो 2 पीरियड था, ड्रॉ करके दिखाया था ना, 2 पीरियड था, लेकिन इसमें तो 2 पीरियड है नहीं, इस वजह से इसमें रीस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, हम लोग रीस्टेटमेंट नहीं कर सकते। प्रीवियस वाले में रीस्टेटमेंट किया क्योंकि इसके प्रीवियस वाला पीरियड हमारे पास अवेलेबल था, और जब रीस्टेटमेंट होगा तो हमें बोनस पार्ट का इंपैक्ट देना है, ठीक है। और बस एक चीज का ध्यान और रखना है तुम लोग को, जब ऑप्शंस वाला पॉइंट आएगा तो फिर हमें यहाँ पर बोनस पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बोनस पार्ट लेना पड़ेगा। यहाँ रीस्टेटमेंट होने से ऑलवेज बोनस पार्ट ही लेना पड़ेगा, लेकिन राइट शेयर्स में हम लोगों ने लेकिन पेड पार्ट बोनस पार्ट दोनों लिया है, बट जब ये ऑप्शंस वाला होगा तो सिर्फ हमें बोनस पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है रूल्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है और कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय बाय मैम। बाय।